सी है 13। तो पहली और आखिरी को, जो ये वाली नीचे वाली सीरीज है, इस सीरीज की पहली और आखिरी को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा आंसर क्या जाए 4/13। देख इसका फॉर्मूला भी होता है, बट फॉर्मूले से बच्चों बहुत लंबा पड़ जाता है और कभी कभी हम फॉर्मूला भूल भी जाते हैं। अब इसी क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला याद करने से बढ़िया आप इस क्वेश्चन को हर बार इस तरह से करना। मैं आपको सिर्फ इस पेपर को सोल्व करके बताऊंगा कि कितना आसान पेपर था और कितनी जल्दी हम सोल्व कर सकते हैं। इसको बेसिकली कंसेप्ट से अगर लेके चलेंगे तो मैं आपको वीडियोस में, क्योंकि पूरे पेपर को मैं आपको अगर करवाने लगा ढंग से पूरे लेवल से कि भाई ये इसकी छोटी छोटी चीजें, तो लग जाएगा टाइम बहुत ज्यादा। सिर्फ हम पेपर सोल्व करते हैं जल्दी जल्दी। पहला क्वेश्चन हो गया। अच्छा, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह से होता 2 × 3 + 3 × 4 + 4, ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे। 5 × 6 + 1/6 × 7, 1/7 × 8 + 1/8 × 9। इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे भी होंगे। तो वही हमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 जितने नंबर ऑफ टर्म है वो बटे में सबसे पहली संख्या कौन सी है इस सीरीज में नीचे वाली में 2, जो सब में गैप 1 1 का चल रहा है। तो 2 गुणा में सबसे आखिरी में क्या है 9, तो 7/18 हमारा क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। मैं सिर्फ आपको बताऊंगा किस तरह के क्वेश्चन आए थे और कैसे हम इन्हें जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन उसमें कह रहा है 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात है 5:8। अब क्वेश्चन के अंदर क्या रहा है वो कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 69 रुपए अधिक कमाता है, तो जो कम कमाता है उसकी आय ज्ञात करें। अगर 5:8, अगर ये व्यक्ति 8 रुपए कमा रहा होता तो इसके हिसाब से हमेशा ये 5 रुपए कमाएगा। तो ये इससे कितना ज्यादा कमा रहा है 3, पर क्वेश्चन के हिसाब से ये कितना ज्यादा कमा रहा है 69 रुपए। इससे कितने गुना ज्यादा, ये 23 टाइम्स ज्यादा है। तो इसी प्रकार ये दोनों की संख्या भी 23 गुना ज्यादा होगी, जो वास्तविक संख्या है। अब कह रहा है जो कम कमाता है वो बताओ कम कौन है ये, तो इसके साथ 23 की गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा आंसर 115। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति ने 2 बैंकों से पैसा उधार लिया। साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। हमने मान लिया भाई एक हिस्सा ये रहा, दूसरा हिस्सा ये रहा। कह रहा है इस वाले धन पर उसने 8% की दर से 2 साल तक ब्याज दिया है और इस वाले धन पर 8% की दर से 3 साल तक। तो क्वेश्चन कह रहा है इस वाले धन पर उसने 560 रुपए ज्यादा की ब्याज दी है। तो अगर बताओ कि उसने कितना उधार लिया है। अब एक बार बताओ यार, इसने 2 साल तक 8% के हिसाब से और यहां उसने 3 साल तक दिए, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि 2 साल तक तो बराबर पैसा क्या होगा। तीसरा साल उसमें इसने जो 8% ज्यादा ब्याज दिया है, ये तो ज्यादा दिया है, तो 8% अगर संख्या के रूप में देखा जाए तो 560। तो हम कह सकते हैं कि इस धन का 8% हिस्सा 560 है, 8 7 56, 1% 70 आ गया। और कोई भी संख्या अपने आप में हमेशा 100% होती है। तो 100% के लिए या तो डायरेक्ट आप 2 जीरो लगा दो 1% की वैल्यू के, या फिर 100 की गुणा आप यहां कर सकते हो और 100 की गुणा यहां। तो 100% हमारा कितना आ गया 7000 पे, और ये आ गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए कितने आसान आसान क्वेश्चन है, तरीका होना चाहिए बस इनको सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एक जगह पर वोट पड़ी है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन बोल देता हूँ, इनको चीजों इस तरह से उतार लेना। एक जगह वोट पड़ी है, जीतने वाला 68% ले रहा है और जीता कितने वोटों से 144 वोटों से। मगर मैं मान लूं कि अगर 100 ही वोट पड़ी होती, इसमें से जीतने वाला 68% लेता है, इसका मतलब 68 वोट लेता है, तो हारने वाला कितना प्रतिशत लेता होगा 32। हमें ये नहीं पता कितनी वोट पड़ी है, शायद मैंने शुरुआत में बोल दिया हो, कोई संख्या तो नहीं बोली शायद। ठीक है, हमने माना लेट कराई कि हमने अगर 100 वोट होती तो जीतने वाला इतनी वोट ले लेता और हारने वाला इतनी। हमने देखा जीतने वाला इससे कितनी ज्यादा वोट ले रहा है 24 वोट, पर क्वेश्चन कह रहा है कि जीतने वाला 144 वोटों से जीता है, इससे कितने गुना ज्यादा 6। तो इसी प्रकार जो वोट पड़ी है वो 100 ना होकर 6 गुना ज्यादा कितनी वोट पड़ी होंगी
600। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगर इन सभी चीजों को आपको ढंग से, अभी तो वैसे मुझे नहीं लगता आपको समझ आ ही रहा होगा सारी चीजें, इतने टफ क्वेश्चन नहीं आए पेपर में। कह रहा है कि दो व्यक्ति हैं जिनकी आयु का अनुपात दे रखा है 5:9 और इनकी आयु का अंतर, अच्छा ये बताओ इन दोनों की आयु का योग कितना हुआ, 9 और 5 14। अगर इनकी आयु का योग 14 वर्ष होता तो उसमें से 5वां हिस्सा इसका होता, 9वां हिस्सा इसका। इन दोनों की आयु का अंतर है कितना, यहाँ पर 4, पर क्वेश्चन कह रहा है अंतर 4 में है, कितना है 40, कितने गुना आया था 10 गुना। तो इसी प्रकार इन दोनों की आयु का योग जो 14 है वो 14 ना होकर वास्तविक योग कितना होगा, 10 गुना आया था 140। और यही उसने पूछा था कि इन दोनों की आयु का योग कितने वर्ष होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है 1 3 5 7 9 डॉट 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 25th टर्म। आप पेपर में देखोगे अपने कोई भी प्रीवियस ईयर की वो बुक उठा लेना जिसमें प्रीवियस ईयर के पेपर हो, इस टाइप के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, या फिर मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा नीचे, अटैच कर दूंगा, जिसमें ये क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। वैसे इस तरह से भी आप समझ जाओगे क्वेश्चन क्या है। कह रहे कि अगर इस तरह की कोई सीरीज चलती है 25th टर्म तक तो इसका एवरेज औसत ज्ञात करें। जब भी विषम संख्या चल रही होती है, ठीक है, जैसे विषम संख्याएं हैं और वो एवरेज पूछता है, तो जितनी विषम संख्याएं होती हैं वही एवरेज होती है। कितनी विषम संख्या, 25th संख्या तक चलेंगी है तो 25 क्या आ जाएगा हमारा आंसर। ये ऐसा नहीं कह रहा ये 9 के बाद ये 25 तक रुक जाएंगे, 9 के बाद 11 13 ऐसे करते करते ऐसी 25 संख्या लिखी जाएंगी, तो एवरेज क्या हो गया हमारा 25। क्योंकि विषम संख्या का जब भी हम एवरेज निकालते हैं और ये किसी सीरीज में चल रही हो तो जितनी संख्या होती है उतना क्या होता है, एवरेज होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो बहुत छोटा सा क्वेश्चन आया है बच्चों वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये चीजें आपको पहले ही पता हो कि हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं तभी आसान है, नहीं तो बच्चा दिक्कत कर देता है। ठीक है, वैसे आसानी क्वेश्चन है। आप एक और क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन उसने दे रखा है 2430000। इससे किससे भाग दें, इस संख्या को किससे भाग दें, आप लिख लेना भाग दें कि यह एक, अगर हिंदी की मात्रा में कोई दिक्कत हो तो उस पर ध्यान मत देना क्योंकि मैं मैथ का टीचर हूं। ठीक है, कि यह एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। पूर्ण घन मतलब होता है इंग्लिश में परफेक्ट क्यूब, कि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। अब हमने देखा जो संख्या है, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप बच्चों को पता होगा 243 की पावर क्या होता है 5। इसका मतलब 243 को 3 की पावर 5 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई ये इसके साथ 100 की गुणा, इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 3। परफेक्ट क्यूब का मतलब है कि अगर मैं इसका क्यूब करूंगा, परफेक्ट क्यूब आप समझ रहे होंगे, पूर्ण घन का मतलब जैसे कोई संख्या 8 है, इसका जब मैं क्यूब रूट करूंगा तो बाहर क्या आ जाएगा 2, तो ये 8 एक परफेक्ट पूर्ण घन संख्या है। इसी तरीके से अगर कहीं 27 लिखा है, मैंने इसका क्यूब रूट करा कितना गया 3, तो ये भी एक परफेक्ट क्यूब है। बट अगर कहीं पर 4 लिखा हो और इसका क्यूब रूट करूंगा तो बाहर कोई संख्या नहीं आएगी, तो 4 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। अच्छा, अब ये पूर्ण घन संख्या हो क्यों रही है, क्योंकि 8 क्या होता है 2 का क्यूब कट गया, 27 क्या होता है 3 का क्यूब। तो हम कह सकते हैं किसी भी संख्या, कोई भी संख्या अगर अपने मतलब अगर किसी संख्या का क्यूब बन रहा है तो पक्का एक पूर्ण घन संख्या है। हमने देखा यहाँ पे 10 की क्यूब है, 3 की पावर 5 को हम 3 की पावर 3 गुणा में 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछता हमसे कि ये बताइए इसमें क्या गुणा किया जाए कि ये एक परफेक्ट क्यूब या पूर्ण घन संख्या बन जाए, तो हमें बस यहाँ पर एक 3 की जरूरत और है, 3 की पावर 3 गुणाने में, तो हम 3 की गुणा कर देते। पर क्वेश्चन यही नहीं पूछ रहा, तब आंसर हमारा 3 होता, पर कह रहे किससे भाग दिया जाए। भाग देने के लिए अब ये और ये अगर इतना ही होता तो ये पूर्ण घन संख्या है, क्यों, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 3,
तो हम इसको हटा देंगे। इसे हटाने के लिए हम 3 की पावर 2 से भाग दें, और 3 की पावर 2 कितना होता है 9। तो इसका उत्तर हमारा कितना आ गया 9। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये तो मैंने चीजें समझाई है तब टाइम लगा है, नहीं तो आप डायरेक्ट देख सकते थे कि हम 3 की पावर 2 हटाने आंसर आ जाता। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कह रहा है कि दो संख्याएं ए और बी दे रखी हैं, ठीक है। इन दोनों संख्याओं का एवरेज दे रखा है, औसत ए और बी का औसत दे रखा है 200, और उसके बाद सी और डी इन दोनों का औसत वो दे रखा है हमारे को 250। इनका एवरेज 200 है, और दो संख्या अलग सी और डी, इनका एवरेज कितना है 250। तो कह रहा है अगर इन चारों का औसत निकाला जाए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको दिक्कत नहीं लेनी। आपको करना क्या है, आप एक बात बताइए, अगर मैं इस संख्या को x मान लूं और इस पूरे को y, तो कहीं ना कहीं इन दोनों संख्याओं का एवरेज का मतलब क्या है, इन दोनों संख्याओं का एवरेज मतलब x प्लस y निकालना है। अगर इन दोनों का एवरेज क्या होगा, इन दोनों का जोड़ बटे में 2, तो भाग देंगे कितना जाएगा 225, और ये दोनों ही तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बनाएंगे, तो 100% हमारा आंसर क्या है 225। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हमें ऐसे ही करना है। अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको आपको पूरा सोल्व करके ये दिखाऊं कि ऐसा हर बार होगा, ठीक है। वो जो मैं वीडियो डालूंगा औसत की, उसमें आपको बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, हाँ, कह रहा है कि अंकित मूल्य है और उस अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद किसी वस्तु को बेचा जाता है। अंकित मूल्य दे रखा है 6500 रुपए। तो कह रहा है वस्तु का बेचने वाला मूल्य ज्ञात करें। अब एक बात बताओ, उसने छूट दे रखी है, जैसे 12% की छूट दी, अगर आप 12% की छूट देकर, हिंदी में गलती हो सकती है, ठीक है, छूट देकर वो वस्तु को बेच रहा है। अगर हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, मैं मान लू मैंने 100 का अंकित मूल्य है, मतलब मेरी जो भी चीज है उस पर 100 रुपए प्रिंट रेट। अगर इसे 12% भाग मतलब 12% छूट दी जाए तो हम इसे कितने में बेचेंगे 88 रुपए में। कह रहा है 100 रुपए अंकित मूल्य नहीं है, कितने रुपए 6500 रुपए। इससे कितने गुना आधा 65 गुना। तो इसी प्रकार हमारा अंकित मूल्य जो होगा, जो बेचने वाला मूल्य है, वो 88 ना होकर सेलिंग प्राइस इससे 65 टाइम्स ज्यादा होगा। अब ये देखो, इससे इसको मल्टीप्लाई करने में आपको दिक्कत तो लगेगी थोड़ी सी। अब इसको और आसान, वैसे तो आंसर हमारा आ जाए 5720, ठीक है, बट इसको हम इतना ज्यादा भाई कैलकुलेशन ना देखें कि भाई कैलकुलेशन हमें करनी है ना पड़े, मतलब पेपर है, पेपर सोल्व करना है, तो हम क्या करें ऑप्शन का यूज। ऑप्शन का यूज कैसे करेंगे, जिस तरीके से ऑप्शन दे रखे होंगे, पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें पेपर में, आप देख लेना बुक में, ये ऑप्शन मिलेंगे आपको। बी दे रखा है, सी ऑप्शन दे रखा है 5720, और डी ऑप्शन दे रखा हमारे 5400। अब एक बात बताओ, हम यहाँ पर 88 और 65 को मल्टीप्लाई करके करेंगे तब जाके हमारा आंसर आएगा। इस 88 के अंदर 11 भी तो है, तो यहां से हम पता लगा सकते हैं जो भी संख्या 11 से भागे वही हमारा क्या है आंसर। और हमें पता है 11 से कौन सी संख्या भाग होती है, अगर इसके ये इन दोनों का जोड़ 5 और 7 2, 5 और 2 7, और इन दोनों का जोड़ 7 और 0 7। जब इन दोनों को घटाकर अगर 0 आता है, या फिर ऐसी संख्या जो 11 से भाग हो जाए, तो वह संख्या हमेशा 11 से भाग होगी। अगर यह संख्या 11 से भाग होगी तो पक्का पक्का हमारा आंसर यही आने वाला है। चाहे आप करके देख लेना कि हमारा आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। और ये डिविजिबिलिटी रूल है, ये सारे आपको आगे पढ़ाए जाएंगे। अभी आपको पूरी क्लासेस दी जाएंगी एसएससी जीडी से रिलेटेड, जिससे आप सभी बच्चे अच्छा स्कोर कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आजकल पेपर में, बच्चों को ये डाउट भी बहुत ज्यादा आता है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है अगर 800 रुपए उधार दिए जाएं, और यही 800 रुपए हमें नहीं पता किस रेट पर दिए जा रहे हैं, हमें ये बताइए 3 साल बाद अगर कोई वापस करेगा
तो हमें 956 रुपए वापस करता है। इतनी सी बात क्वेश्चन में दे रखी है। फिर साथ में क्वेश्चन में एक लाइन और दे रखी है, अगर 4% की दर में वृद्धि, रेट परसेंट में 4% की वृद्धि कर दी जाए तो 3 साल बाद, अभी तो इतने मिलना है, तब कितना धन मिलेगा। तो एक बात बताओ, कितनी भी रेट चल रही होगी, अब जो भी पैसा है उसके अंदर हमें 4% के हिसाब से, मतलब हर साल 4% ज्यादा ब्याज मिलने वाली है। तो 4 × 12, टोटल कितने प्रतिशत ज्यादा मिलेगी? 12%। 800 का 12% निकाला, कितना आ गया? 96। तो जो भी हमें ये धन मिलता था इसके अंदर 96 रुपए अब ज्यादा मिलेंगे। जब हमने 96 रुपए जोड़े तो 4 6 12 9 5 14 और 1 5 1052 और ये क्या आ गया हमारा आंसर। देख कितना आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोई फल है, उस फल का जो मूल्य है, मतलब जो भी जिस तरीके से बेच रहा होगा वो अगला, तो अगर पहले 25% का लाभ होता था, पर जैसे ही पहले से 1 रुपए ज्यादा में बेचने लगे, भाई उस वस्तु को जैसे ही पहले से 1 रुपए ज्यादा में बेचा गया, तो जो 25% का लाभ था अब कितने का हो रहा है? 50% का। तो मैंने देखा कि पहले से मुझे 25% ज्यादा लाभ हो रहा है। किस वजह से? इस 1 रुपया की वजह से। तो मैं कह सकता हूं कि भाई वो क्वेश्चन में ये भी तो कह सकता था कि पहले से 25% लाभ हो रहा है, और देखा जाए तो 1 रुपए ज्यादा में बेचेगा तो उसे 1 रुपए ज्यादा का लाभ हो रहा है। तो ये दोनों आपस में बराबर है, 25% 1 के बराबर है। और हमें पता है कोई भी संख्या, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन करे थे, किसी का भी मूल्य हमेशा 100% होता है। तो 100% के लिए 4 की गुणा यहाँ और 4 की गुणा यहाँ, तो ये हो गया 25 चौक 100% की संख्या कितनी आ गई? 4। तो इसका मतलब उस वस्तु का मूल्य 4 रुपए रहा होगा। अभी ये चीजें आप समझ नहीं पा रहे होंगे कुछ बच्चे कि ऐसा कैसे हम 100%, अभी जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे परसेंटेज वगैरह, तो हम इन चीजों पर ढंग से मतलब चलेंगे कि किस तरह से ये हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? कहता है कि ये एक संख्या दे रखी है 0.000441। बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन। जब भी ऐसी संख्या है तो ये देखो, इसका अंडर रूट कितना होता है? 21 बटे में 1 2 3 4 5 6। अगर 6 के आगे पॉइंट है और रूट है, और रूट हटते ही तो 3 के आगे पॉइंट आता है, तो 1 2 3, और ये हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे दे रखा है, कह रहा है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 25 दिनों में कर सकता है। ये क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि अगर कार्य की शुरुआत ए कर रहा है, बी कर रहा है, कार्य की शुरुआत बी करता है और 10 दिन तक बी कार्य करता है। तो पहले यहां तक काम क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर ए किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है, बी 25 दिन में, हमें काम तो पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम काम x y z जैसे मानते हैं, इसी तरह हमने काम मान लिया 100। ऐसी संख्या जो 20 और 25 से पूरी तरह भाग हो जाए। अगर कोई व्यक्ति 20 दिन में 100 काम कर रहा है, तो डेली उसे कितना काम करना पड़ेगा? 5, और इसे डेली कितना काम करना पड़ेगा? 4। अब क्वेश्चन की अगली लाइन क्या कह रही है कि बी ने काम शुरू करा और 10 दिन तक काम करा। अगर बी ने 1 दिन में 4, 2 दिन में 8, करते करते 10 दिन में कितना काम कर दिया? 40। अब करें जो बचा हुआ काम है, 100 में से 40 हो गया, बच गया 60। इस 60 काम को ये दोनों मिलकर करेंगे। अब दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करते हैं? 9। तो 9 की रफ्तार से कितने दिन में कर दें? 6 सही 2 बटे 3 दिन में कर देंगे। अब हमने देखा यार, अब वो क्वेश्चन जो पूछ रहा है, उसने हमसे पूछा गया, हमसे कह रहा है कि टोटल कितने दिन लगे। तो पहले 10 दिन तो ये पहले ही ले चुका है बी अकेला, उसके बाद दोनों ने 6 सही 2 बटे 3 दिन और ले लिए। तो टोटल दिन जो लगे हैं हमारे, वो लगे हैं 16 सही 2 बटे 3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है उसने, ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, अच्छा उससे पहले क्वेश्चन पीछे छोड़ दिया, उसको देख लेते हैं क्या क्वेश्चन छोटा है। वो कह रहा है कि 17 मैचों, किसी व्यक्ति ने 17वें मैच में 87 रन बना दिए, ठीक है। अब इस वजह से क्या हुआ है, 87 रन बनाने की वजह से जो भी औसत चल रही थी उसमें 3 की वृद्धि हो गई। औसत में वृद्धि का मतलब क्या होता है, जैसे मैं कह दूं कि ए बी सी ये सब 10-10 रन बना रहे थे, 10 ये बना रहा था 5 और ये बना रहा था 15, इनकी औसत निकाल लो, ठीक है। जो भी औसत आएगी इसकी औसत आ जाएगी 10। अगर मैं कहूं औसत में 3 रन की वृद्धि हो रही है, 3 रन की वृद्धि मतलब 3 इसमें भी जुड़ेगा, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, मतलब बनाए चाहिए पर औसत मतलब सब में 3-3 का हिस्सा बटेगा। अगर 17 मैचों में 87 रन बनाने से 3 की वृद्धि हो गई तो हर किसी मैच के अंदर हर किसी मैच की 3-3 रन की वृद्धि हो जाए तो 17 51। तो कहीं ना कहीं इस मैच में 51 रन ज्यादा बनाए गए हैं। तो पहले हर मैच में कितने रन बनाए जा रहे थे, 36 रन। तो पहले वाले मैच की जो औसत थी वो थी हमारी 36 रन, पर अब लास्ट मैच के बाद औसत में 3 की वृद्धि। अगर क्वेश्चन ये होता कि पहले इस मैच से पहले औसत क्या थी तो ये हमारा आंसर होता, पर वो कह रहा है इस मैच के बाद कितनी औसत होगी, तो 3 जोड़ देंगे और औसत कितनी होगी हमारी 39, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले एक व्यक्ति है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है, विद्यालय या ऑफिस कहीं जा रहा है, तो अगला 6 मिनट लेट हो जाता है। पर अगर वो अपनी चाल के अंदर, स्पीड के अंदर 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार बढ़ा देता है तो अब वो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, प्लस का मतलब पहले पहुंच गया। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। अब वो ये पूछ रहा है ये बताओ उसने दूरी कितनी तय करी। आप इन चीजों को उतार लेना। अब मैं डायरेक्ट आपको इस क्वेश्चन को कराता हूँ। 2.5 का मतलब क्या होता है, 2 दूनी 4 और 1 5/2, तो स्पीड हो गई 5/2। पहले 2.5 थी, अब 1 की वृद्धि हो गई है तो अब वही 3.5। 3.5 को हम क्या ले सकते हैं, 3 दूनी 6 और 1 7/2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये बताओ दूरी पता है हमें, नहीं पता, हम क्या कर सकते हैं, हम x y z मानेंगे, पर हम x y z की जगह हमने एक ऐसी वैल्यू ले ली जो इससे और इससे पूरी तरह भाग हो जाए। जैसे हम टाइम एंड वर्क, समय और कार्य के क्वेश्चन करते हैं, तो हमने जब इन दोनों का एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया 35। एलसीएम का मतलब क्या है, सिर्फ ऊपर वाली संख्या को एलसीएम ले लेना, ठीक है। अगर इस रफ्तार से 35 किलोमीटर दूरी तय करेगा तो कितने घंटे लेगा, अगर 1 घंटे में इतने जा रहा है तो 2 घंटे में जाएगा वो 1 घंटे में मतलब 5/2 किलोमीटर जा रहा है तो 35 किलोमीटर जाएगा 14 घंटे में। और इस रफ्तार से 35 किलोमीटर वो जाने वाला है 10 घंटे में, ठीक है। सिंपल, 35 को 5/2 से भाग दे देना और यहां पर भी 7/2 से। हमने देखा इनके बीच में, दोनों के बीच में समय का अंतर कितना है, 4 घंटे, मतलब 240 मिनट, यही अंतर बनता है। अगर 35 किलोमीटर की दूरी चली जाती तो समय का अंतर 240 मिनट बनता, पर क्वेश्चन कह रहा है समय का अंतर ये पहले हुआ है 6 मिनट लेट और फिर ये पहुंचा है 6 मिनट जल्दी, तो समय का अंतर कितना है यहाँ पे 12 मिनट का। ये 12 मिनट समझ आ गई होगी। कहीं आप ये सोचो माइनस प्लस है तो 0 मिनट का होगा। आप इसे ऐसे समझो कि मुझे 12 बजे कहीं पर पहुंचना है, ठीक है। मैं एक बार पहुंच गया 1:06 पे, तो मैं देखा मैं 6 मिनट लेट हो गया, सॉरी 12:06 पे मैं पहुंच गया, 12:06 पे मैं देखा मैं 6 मिनट लेट हो गया, मुझे 12 बजे पहुंचना था। और एक बार पहुंच गया मैं 11:54 पे, मैंने देखा मैं 6 मिनट जल्दी पहुंच गया।
तो मैं ये कह सकता हूं इस व्यक्ति से ये वाला व्यक्ति कितने मिनट पहले पहुंचा होगा, 12 मिनट पहले। तो समय का अंतर इन दोनों का कितने मिनट बन गया, 12 मिनट। इसी तरीके से हम इस 12 मिनट को यहाँ पे लिख रहे हैं, या फिर डायरेक्ट भी आप याद कर सकते हो, एक बार जल्दी और एक बार लेट होता है तो जुड़ जाते हैं। वो मैं आगे जब ये चैप्टर करें तब देखेंगे, अभी इतना ही बहुत है। तो अंतर 12 मिनट का है। कह रहे कि अगर दोनों में समय का अंतर 240 मिनट का होता तो दूरी 35 किलोमीटर, समय का अंतर है 12 मिनट, इससे कितने गुना ये 1/20। तो इसी प्रकार दूरी भी 35 किलोमीटर ना होकर इसका 1/20 कितना आ जाएगा, जब इसको काटेंगे तो ये आ जाए 1 सही 3/4 किलोमीटर। और ये आ गया हमारा आंसर। आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है। और आप सब स्टूडेंट्स अगर कोई डाउट, कैसा भी डाउट है, तो इस नंबर पे आप मुझसे हमेशा पूछ सकते हो। ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। इस पे कोई भी क्वेश्चन, मैं शायद आपके लिए उस क्वेश्चन का ये फायदा होगा, मैं आपके लिए व्हाट्सएप पे वीडियो बना सकता हूँ अगर आपको कोई भी ऐसी दिक्कत आती है, ठीक है। और एक अभी इतना ही बहुत है, चलो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और जैसे भी अगर आपको लगता है कि इसका मतलब जैसे भी अच्छा, कोई कमी, जैसी भी चीजें, बस नीचे लिख के बताना कमेंट में कि इन चीजों को हमें ये भी पढ़ाओ हमें, तो इस तरह से चीजें सारी बता देना, ठीक है। और एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि मैं जब भी आगे वीडियो डालूं वो आपके पास पहुंचते रहे। और ओके, धन्यवाद, थैंक यू।